आज हम लोगों ने सेट बी डिस्कस करना है। तो सेट बी का सेक्शन 1 फर्स्ट क्वेश्चन। In the first question, it is given that 1,3 belongs to capital R and 3,5 belongs to capital R. ठीक है? It implies 1,5 belongs to capital R. Then R, what is the name of the relation? इस relation का name क्या होगा? बेटा देखिए यहाँ से इसको हम लोग ये कह सकते हैं A is related to B and B is related to C. Further A is related to C. क्या ठीक है यहाँ पे 1,3 related to R, 3 further related to 5 and 1 is further related to 5. So we can say that the given relation is a transitive relation. और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ पे आप लोगों ने आंसर लिखना है ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं बात करनी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। अब इसको हम लोगों ने इवैल्यूएट करना है। बेटा आप लोगों को मैंने पहले भी बोला कि जब भी इसको इवैल्यूएट करना है तो एक चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, दैट योर आंसर शुड लाइज टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को आंसर बिलोंग करना चाहिए। तो इन दैट केस वी कैन से दैट दिस इज tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2, क्योंकि cos इनवर्स माइनस थीटा हो या सीकेंट इनवर्स माइनस थीटा हो तो उसको हम लोग पाई माइनस cos इनवर्स थीटा एंड पाई माइनस सीकेंट इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। सो दिस इज पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस पाई बाय 3। तो अल्टीमेटली आंसर कम्स आउट टू बी पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3, और जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इट्स आंसर इज माइनस पाई बाय 3। कई स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर माइनस पाई बाय 3 की बजाय प्लस पाई बाय 3 लिख दिया था, सो दैट विल बी रॉन्ग आंसर। यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए माइनस ऑफ पाई बाय 3। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों को ये कहा गया था कि डिफाइन अ फंक्शन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू टेल वेदर r फ्रॉम r इज 1 1 और ऑन 2। ये सेट ए में भी हमारे पास क्वेश्चन था, उस वक्त भी मैंने बताया था कि ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन 2 है, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का आंसर 0 आना है, और ऑन 2 के लिए इसकी जो रेंज आती है दैट इज ऑल इंटीजर, जबकि फंक्शन की कोड रेंज जो है वो r आ रही है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन। ठीक है जी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बाद determinant a plus iota b, then c plus iota d, after that minus c plus iota d and a minus iota b। डिटर्मिनेंट था, इसको सॉल्व करना है, सिंपली आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और माइनस का साइन लगा देना है। इस आंसर का मतलब होगी a plus iota b to a minus iota b will be a square plus b square minus of, and this is c square, माइनस का c square और माइनस का d square, दिस इज माइनस c square माइनस d square, और अल्टीमेटली जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है a square plus b square plus c square plus d square। So the answer for this question was a square plus b square plus c square plus d square। कई स्टूडेंट ने आयोटा की फॉर्म में ही आंसर छोड़ दिया है। अगर आयोटा की फॉर्म में आंसर छोड़ना तो बेटा आपके साइन सही होने चाहिए। पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर माइनस का साइन है तो माइनस होना चाहिए। अदरवाइज अगर लेट अस सपोज जैसे यहाँ पे आपने माइनस आयोटा डी स्क्वायर लिख दिया, आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, तो भी ठीक है, लेकिन अगर प्लस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर लिख दिया दैट योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो अगर आपने आयोटा में छोड़ना तो साइन सही होने चाहिए, नहीं तो आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद सॉल्व करके आंसर लिखिए। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स लिखते हैं। कई स्टूडेंट ने इसका आंसर नल मैट्रिक्स भी लिखा। बेटा नल मैट्रिक्स रॉन्ग आंसर होता है। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि हो सकता है सारे एलिमेंट 0 हो या हो सकता है सारे एलिमेंट 0 ना हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है अगर कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम के एलिमेंट्स कांस्टेंट मल्टीपल हो जाए ना तो भी उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस मैट्रिक्स मे बी नल मैट्रिक्स और नॉट नल मैट्रिक्स। तो इन दैट केस डायरेक्टली हम लोगों ने इसका आंसर लिखना है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। आफ्टर दैट सिक्स्थ क्वेश्चन
इफ कैपिटल ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए इसी क्वेश्चन का हिंट अगले क्वेश्चन में भी एक तरह से दिया हुआ था। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आप लोग देखकर आंसर बता सकते थे। और यहाँ लिखा है कैपिटल ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। बेटा याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट का आंसर होता है determinant a raised to power n minus 1. Determinant a raised to power n minus 1 will be the answer for this question. ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 7th इवैल्यूएट। अब ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलत किया था। डिटरमिनेंट मॉडुलस x dx, ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गलत था बिकॉज दे हैव अप्लाइड डायरेक्टली द फॉर्मूला ऑफ x इंटीग्रल। इंटीग्रल x को आ जाना है x²/2 और उसके बाद उन्होंने लिमिट्स अप्लाई कर दी। बट दैट इज क्वाइट रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए कि मॉडुलस के फॉर्मूले हमारे पास इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं है, तो पहले मॉडुलस का साइन रिमूव करना पड़ेगा। सो वी नीड टू राइट डाउन लाइक दिस -1 to 0 प्लस 0 से लेकर 2 तक। और जब -1 to 0 लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से -x लिखेंगे dx और यहाँ पे हम लोग सिंपली x dx लिखेंगे। Now this will be equals to -x²/2 limits from -1 to 0 and this is x²/2 limits from 0 से लेकर 2 तक। ठीक है जी। अब उसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 7th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाता है 5/2। ठीक है जी। इसका आंसर 5/2 आता है बिकॉज आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे 0 पुट करना और -1 पुट करना तो अल्टीमेटली 1/2 यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2 बचेगा। तो 2 + 1/2 5/2 विल बी द आंसर। अगर आप लोग डायरेक्टली x²/2 करके लिमिट्स पुट कर देते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आई थिंक दैट आंसर कम्स आउट टू बी 3/2 एंड दैट इज क्वाइट रॉन्ग आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हम लोग को गिवन था कि fx = e raised to x, show that this is an increasing function on capital R। तो सिंपल सी बात है, आपने कहा था f'(x) = e raised to x, क्योंकि e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है। And this is greater than 0 for all x belonging to real number। चाहे पॉजिटिव ले लीजिए चाहे नेगेटिव ले लीजिए। अगर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये आपके पास e raised to x हो जाएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो ये आपके पास 1/e raised to x हो जाएगा। और ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। और अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो इट मींस द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन कैपिटल R। ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है? द स्टेटमेंट वाज गिवन टू अस दैट we are having a differential equation x dy by dx plus y is equal to x cube। और यहाँ पे मैंने पूछा था कि we need to find out the integrating factor। अब देखिए dy by dx is equal to 1 plus 1 by x y is equal to x square, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला स्टेप होता है कि dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है if e raised to log integral 1 by x dx and its answer is e raised to log x and our answer is x only। अब बेटा इसमें क्या है कि कई स्टूडेंट्स ने इस तरह से लिखा था e raised to ln x। अब आपको एक बात बता दूं कि जो ये ln होता है और जो ये log होता है ये दोनों डिफरेंट लॉग होते हैं। ln का मीनिंग होता है log to the base 10, log का मीनिंग होता है log to the base e। अब e raised to log x है तो उसका आंसर कैंसिल आउट होके x हो सकता है, लेकिन e और ln को कैंसिल आउट होके आपके पास आंसर x नहीं आ सकता है। आप लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हो। सो योर आंसर विल बी रॉन्ग। अगर आप e raised to ln x भी लिखते हो तो भी आपका आंसर रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि log होता है हमारे पास। So integrating factor is x. You are not supposed to write down e raised to ln x. Okay. Now question number 10. We need to find out the angle between the two vectors a vector and b vector. और बेटा मैंने पहले भी बताया है, so cos theta is equal to a vector dot b vector divided by a vector का मॉडुलस into b vector का मॉडुलस। So our answer will come out to be √6 over 2 into √3। इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है √2 over 2, अगेन कैंसिल आउट 1/√2।
So cos theta is equals to 1 by root 2. So it implies theta is equals to pi by 4. थीटा हमारे पास पाई बाय 4 आता है। कुछ स्टूडेंट्स का ये आंसर गलत हुआ है क्योंकि उन्होंने आंसर में थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 की बजाय किसी ने पाई बाय 3 लिख दिया, किसी ने पाई बाय 6 लिख दिया। जस्ट मिस्टेक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अदरवाइज सारा मेथड यही है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। After that 11th question was find the projection of A vector on B vector. Again same as set A, projection find out करना है। तो projection का फार्मूला होता है A vector dot B vector divided by B vector का modulus. You have to apply this formula and you can find out the projection of A vector on B vector. Next है find the vector equation of the line parallel to the vector 2i minus j plus 3k and passes through the point 5, minus 2 and 4. सिंपल सी बात है, r vector is equals to a vector plus lambda times b vector. क्वेश्चन नंबर 12 लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, r vector is equals to a vector plus lambda times b vector. तो सिंपल सी बात थी, a vector होता है हमारे पास जो पॉइंट जिसमें से पास हो रही है और b vector होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ पैरेलल वेक्टर. सो r vector is equals to 5i cap minus 2j cap plus 4k cap plus lambda times b vector. B vector was 2i cap minus j cap plus 3k cap. And that was the answer for this question. ठीक है जी. Now after that 13th question. It was important question. 13th क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को कहा हुआ है a line makes an angle of 60 degree and 45 degree with the positive direction of x axis and y axis respectively. What acute angle does it makes with the z axis? मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हुआ है कि बिकॉज दे हैव कंसिडर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कंसिडर करके 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री को माइनस कर दिया 180 डिग्री में से. दैट इज रॉन्ग आंसर. यहाँ पे देखिए L is equals to cos 60 डिग्री, M is equals to cos 45 डिग्री और थर्ड हम लोग N कंसीडर कर लेते हैं cos थीटा. क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ कंपैरेटिवली एंगल बताए हुए हैं, सो वी नीड टू कंसीडर द डायरेक्शन कोसाइन. अब L की वैल्यू आती है हमारे पास 1/2, M की वैल्यू आती है 1/√2 एंड N is equals to cos थीटा. और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन का जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाया हुआ है दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4. अल्टीमेटली cos थीटा हमारे पास आ जाता है 1/4 cos स्क्वायर. तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2. और अगर cos थीटा 1/2 आता है तो बेटा जी एक्यूट एंगल कहाँ है? सो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री विल बी द एग्जैक्ट आंसर. In the 15th question we are given that probability of A is equals to 0.4, probability of B is equals to capital X and probability of A union B is equals to 0.5. और साथ में बेटा ये कहा गया कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अब याद कीजिए इंडिपेंडेंट इवेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट का कंसेप्ट. एक्सक्लूसिव इवेंट वो होता है जिसमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं होता है एंड हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0 हो जाती है. तो अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B minus probability of A intersection B. This will be 0.5. This is 0.4 plus capital X minus 0. यहाँ से capital X की वैल्यू आती है 0.1. एक तो स्टूडेंट्स ने ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है वहां पे वो इंडिपेंडेंट इवेंट वाला कंसेप्ट लगा दिया. इंडिपेंडेंट इवेंट वाला कंसेप्ट क्या बताया था? A intersection B is equals to probability of A into probability of B. और ये फिर हम लोगों का प्रोसेस आपका गलत हो जाता है क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A टू B हो जाएगी, लेकिन एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B वो 0 के बराबर होती है. सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज x इक्वल्स टू 0.1. नाउ प्रोबेबिलिटी 16th क्वेश्चन लिखेगा. 16th क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू 0.3
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है दैट इज 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी नहीं बी ओवर ए दैट इज बी ओवर ए वाज गिवन टू अस एज 0.5। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पहले फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 थी, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 0.15। अब ये a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आई है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर b and that will be equals to again formula conditional probability का probability of a intersection b divided by probability of b, so its answer will be 0.15 over 0.7। अब यहाँ पे बेटा देखिए कई स्टूडेंट्स ने गलती क्या की है, इन्होंने डायरेक्ट आंसर 15 over 7 लिख दिया डेसिमल रिमूव करके, लेकिन डेसिमल ऊपर 2 डिजिट से पहले है और यहाँ सिंगल डिजिट के बाद है, तो याद रखिएगा 15 over 7 इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सो इट्स आंसर विल बी 15 over 70। यहाँ 5 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट करके 3 over 14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन 20th क्वेश्चन fx was given, fx is equal to x square minus 5x plus 7 और मुझे कैपिटल A की वैल्यू गिवन थी, एक मैट्रिक्स 3 1 -1 and 2, आई नीड टू फाइंड आउट f of A। अब बेटा जी एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स में क्वेश्चन है तो f of a क्या हो जाएगा हमारे पास, f of a will be equals to a square minus 5a plus 7 और पुत्र जी यहाँ पे अपनी तरफ से हम लोगों ने i लगा देना है, क्योंकि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारी इस तरह से कोई इक्वेशन आती है तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो कांस्टेंट नंबर के साथ हम लोग i कंसीडर करते हैं। कई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सिर्फ 7 कांस्टेंट लिखा रहने दिया, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं a स्क्वायर। जब हम लोग a स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं, a स्क्वायर हमारे पास आ जाता है a into a, that is 3 1 -1 and 2 multiply by 3 1 -1 and 2, और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आती है बेटा जी 8 5 देन -5 and 3, ये वैल्यू हमारे पास आती है इस तरह से। इसके बाद a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 5a की और 7a की वैल्यू यहाँ पे फिल करते हैं। इट implies f of a is equals to 8 5 -5 3 -5 into 3 1 -1 and 2 plus 7 into 1 0 0 1, and when we solve this equation तो हमारे पास f a की वैल्यू आती है 0 0 0 and 0, मीन्स टू से एक तरह से नल मैट्रिक्स हमारे पास आंसर वापस आता है, ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं 21st क्वेश्चन। बेटा ये 21st क्वेश्चन में गिवन था fx is equals to limit x approaches 0 3x plus 4 tangent x over x, 3x plus 4 tangent x over x, और यहाँ कहा था how may the function be defined so that the function is continuous at x is equals to 0। कई स्टूडेंट्स को ये स्टेटमेंट समझ नहीं लगी। स्टेटमेंट ये थी कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो कंटिन्यूटी शो करने के लिए फंक्शन की स्टेटमेंट को हमने दोबारा से लिखना है। अब कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट क्या होती है बेटा जी, लिमिट x अप्रोचेस a fx is equals to f of a, यानी कि लिमिट x approaches 0 fx should be equals to f of 0 होनी चाहिए थी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे f of 0, अब एक बात याद रखिएगा कि आपके पास जो ये फंक्शन था, दैट फंक्शन की लिमिट जब हम लोग एग्जिस्ट करते हैं ना तो लिमिट हमारे पास आंसर आता है 7। इसका मतलब f of 0 की वैल्यू भी हमारे पास 7 आनी चाहिए थी। तो इस फंक्शन की स्टेटमेंट दोबारा से कैसे डिफाइन करनी है, fx is equal to function 3x plus 4 tangent x over x if x is not equals to 0 and it is 7 if x is equals to 0, means to say कि मुझे इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा से लिखनी थी so that this function becomes continuous। अब यहाँ पे देख लीजिए लिमिट की जब आप वैल्यू पुट करोगे आंसर 7 आएगा,
और f of 0 की वैल्यू भी 7 आएगी. So I need to define the function in this way. In the 23rd question, y is equals to log of x plus under root of 1 plus x square. और क्वेश्चन में कहा गया था we need to find out dy by dx. अब dy by dx फाइंड आउट करना है, सिंपली डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. डिफरेंशिएट both sides with respect to x. With respect to x. और जब डिफरेंशिएट करते हैं ये आ जाता है dy by dx. log का डेरिवेटिव 1 over x और उसके बाद चेन रूल से dy by dx of this thing x plus under root of 1 plus x square. और जब इसको सॉल्व करते हैं ये हमारे पास इस तरह से रह जाती है x plus under root of 1 plus x square and here it is 1 plus 1 over 2 under root 1 plus x square और फिर से चेन रूल से डेरिवेटिव 1 plus x square का 2x. ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा. It will be 1 over x plus under root of 1 plus x square and taking LCM here under root of 1 plus x square. ये आ जाता है 1 plus x square under root plus x. This numerator cancel out with denominator. Ultimately our answer is 1 over under root of 1 plus x square. And so कई स्टूडेंट्स ने इसको यहीं पे छोड़ दिया था, फर्दर सॉल्व नहीं किया. दैट डजंट मैटर, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये कि आपका डिफरेंशिएशन सही होना चाहिए और चेन रूल सही लगा होना चाहिए. आगे आप लोग नहीं सॉल्व करते हो, दैट डजंट मैटर, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक सॉल्व करना है. बट कोशिश ये किया कीजिए कि मैक्सिमम जितना सॉल्व हो जाए उतना हम लोग सॉल्व करके दिखा दें. ठीक है. नाउ 24th क्वेश्चन. 24th question was evaluate tangent inverse secant x plus tangent x. Integral tangent inverse secant x plus tangent x dx. And this will be equals to integral tangent inverse. अब देखिए secant x plus tangent x. secant x को पुट करते हैं 1 over cos x, tangent x को पुट करते हैं sin x over cos x. तो ये आपके पास आ जाता है 1 plus sin x over cos x dx. After that ट्रिग्नोमेट्री के सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं. 1 plus sin x बन जाता है cos x/2 plus sin x/2 का होल स्क्वायर और cos x होता है cos स्क्वायर x/2 minus sin स्क्वायर x/2 into dx. ठीक है जी. अब इसके बाद दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स cos x/2 plus sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 minus sin x/2 into dx. मतलब क्या है, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है डिनोमिनेटर में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा और जो a प्लस बी है वो न्यूमरेटर वाले स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा. अब इसके बाद इस स्टेप में क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2. जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट x/2 ओवर 1 minus tangent x/2, which is the formula of integral tangent inverse tangent pi by 4 plus x/2. टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x/2. और उसके बाद जब टेंजेंट इनवर्स, बेटा ये क्वेश्चन है जिसके बाद यहां सॉल्व करना हूं, इट विल बी इंटीग्रल पाई बाय 4 प्लस x/2 dx, क्योंकि tan इनवर्स और tan आपस में रिमूव हो जाएंगे. और उसके बाद पाई बाय 4 का इंटीग्रल हो जाएगा पाई बाय 4x और x/2 का हो जाएगा x² बाय 4 प्लस c. ठीक है जी. कई स्टूडेंट्स ने इसको tan इनवर्स करके आइलेट के मेथड से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना शुरू किया, बट फिर उसके बाद उनसे सॉल्व नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उनके लिए. अदरवाइज इस तरह से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो बेस्ट वे होता है कि पहले आप ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले अप्लाई कीजिए और उसके बाद फिर आप लोग सॉल्व कीजिए. ठीक है. हियर गिवन दैट अ वेक्टर कैपिटल A गिवन है. Express the vector capital A as the sum of two vectors such that one is parallel to vector B and other is perpendicular to vector C. मतलब क्या है कि A वेक्टर को हम लोगों ने कुछ इस तरह से
दो वेक्टर्स के सम की फॉर्म में लिखना था, such that one vector is parallel to B vector and other is perpendicular to B. तो हम लोग करते हैं let A vector is equals to lambda time B vector plus C vector. Why lambda time B vector? क्योंकि A vector जो है वो B vector के पैरेलल है। अगर B वेक्टर के पैरेलल है तो इसका मतलब उसका सम कांस्टेंट मल्टीपल होगा। और इसके बाद जो दूसरा वेक्टर C वेक्टर है, आल्सो C vector is perpendicular to A vector। अरे C vector is perpendicular to B vector, क्योंकि अदर वेक्टर जो है वो B वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे A वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है? A वेक्टर हम लोगों को गिवन है A वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। और B वेक्टर हम लोगों को गिवन है बेटा जी 3i कैप प्लस k कैप। अब ये इस तरह से हम लोगों को गिवन है। अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, अब जरा यहां से देखिए बेटा, C वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम B वेक्टर है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं C वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप माइनस लैम्डा टाइम 3i कैप प्लस k कैप। A वेक्टर और B वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी तो C वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, चेक कीजिए, 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5 माइनस लैम्डा इंटू k कैप। ये आया है C वेक्टर। आल्सो C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि C वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। नाउ C vector is perpendicular to B vector, it implies C vector dot B vector is equals to 0। और जब C vector dot B vector is equals to 0 है तो it implies, चेक कीजिएगा, 5 minus 3 lambda into I cap minus 2j cap plus 5 minus lambda into k cap dot B vector was 3i cap plus k cap is equals to 0। अब यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। 5 माइनस 3 लैम्डा इज 15 माइनस 9 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 यूनिट्स आ जाती है। और जब लैम्डा की वैल्यू 2 यूनिट्स आ गई इट इंप्लाइज लैम्डा टाइम बी वेक्टर, क्योंकि लैम्डा टाइम बी वेक्टर है तो 2 टाइम बी वेक्टर 3i कैप प्लस k कैप that is 6i cap plus 2k cap हो जाएगा। और C वेक्टर यहाँ पे हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा C वेक्टर इक्वल्स टू माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इस तरह से हम लोग ने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। दो कंडीशन गिवन थी कि A वेक्टर जो है दो वेक्टर के सम के बराबर है, लेकिन उसमें से भी B वेक्टर के पैरेलल है, और जो दूसरा वेक्टर है वो B वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम लोग C वेक्टर की वैल्यू निकालकर C वेक्टर को B वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लैम्डा टाइम B वेक्टर निकाल लेंगे, C वेक्टर निकाल लेंगे। और बेटा जी ध्यान दीजिए, जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे तो आपके पास A वेक्टर वापस आ जाएगा। ठीक है जी। So this was the question number 26, ठीक है। 27 क्वेश्चन में कहा था find the value of lambda if x minus 5 over 5 lambda plus 2 is equals to 2 minus y over 5 is equals to 1 minus z over minus 1 and x over 1 2y plus 1 over 4 lambda is equals to 1 minus z over minus 3 are perpendicular lines। बेटा अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है, पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चेक कीजिए, x minus 5 over 5 lambda plus 2 is equals to y minus 2 over minus 5 is equals to z minus 1 over 1। चेक कीजिए, x minus x1 y minus y1 और z minus z1 की फॉर्म में आना चाहिए। अगला x over 1 is equals to y plus 1 by 2 over 2 lambda is equals to z minus 1 over 3। फिर से यही x minus x1 y minus y1 z minus z1 की फॉर्म में। और क्योंकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन 0 होनी चाहिए। 5 लैम्डा प्लस 2 into 1 plus minus 5 into 2 lambda plus 1 into 3 should be equals to 0।
5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 10 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और सॉल्व करते हैं तो पता नहीं हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है इस केस में। ठीक है।